मैं उन पीले घरों की पैदाइश हूँ जो सब एक जैसे दिखते हैं। मैं ऐसी कहानियां नहीं बना रहा जिसके लिए आपको एक कदम पीछे लेके सोचना पड़े। कहानी सुनाने के लिए जो सबसे बड़ा वेपन आपके पास होना चाहिए, यू हैव टू बी फियरलेस। रांझना तक तो मैं इसी में ही खुश रहने लगा था कि अरे देखो एक टीचर का बेटा फिल्म बना रहा है, जो भी करे मौज आनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही लल्लन टॉप शख्सियत हैं। उनका नाम आनंद एल राय है। उनके परिचय में बस इतना ही बता दूं तो काफी होगा कि उन्होंने रांझना बनाई, लड़कों को कंधे जैसा मुहावरा दिया, तनु वेट्स मनु बनाई और तनु वेट्स मनु रिटर्न्स भी। ये तमाम फिल्में हिंदी को नए मुहावरे दे रही हैं, नए तेवर दे रही हैं। और एक बेहद ज़रूरी बात जिसकी तरफ गौर करना चाहिए और ज़्यादा दर्शकों ने किया भी, कि ये कस्बों की ज़िंदगी को, छोटे शहरों की ज़िंदगी को बड़े पर्दे के ज़रिए पूरे देश और ख़ास तौर पर महानगरों से ऑब्सेस देश को नए ढंग से सुनाने वाली कहानियां हैं। आनंद साहब, आपके अगले प्रोजेक्ट का बहुत जिक्र हो रहा है, शायद इसलिए भी हो रहा है कि एक समझ बना दी गई है कि बड़ा डायरेक्टर वो जो खान के साथ काम करे, और आप शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं। क्या है उस फिल्म का कॉन्सेप्ट? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ और जहाँ की परवरिश हूँ, जिस मिडिल क्लास घर को मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सबसे पहली ये चीज़ सिखाई जाती है आपको कि यार वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। और शायद यही वजह है कि मैं अभी तक वो कहानियाँ बना पाया हूँ जिसमें मेरा मन लगा है, दिल लगा है। और यकीन मानिए, ये प्रूव करने में मुझे शायद 2 साल और लग जाएंगे कि मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं शाहरुख खान के साथ बना सकूँ। इस कहानी की वजह है, इस कहानी की ज़रूरत है शाहरुख खान, इस वजह से वो इसमें है। तो वो एक ऐसी सी दुनिया है जिनमें उन जैसे एक्टर की ज़रूरत है कि वो किरदार को बखूबी निभा सकें। तो मज़ेदार दुनिया है। मेरठ में सेट की है उसे, वो लड़का जो है, वो जो जिसको हम अलग तरीके से बोलें कि वो जो एक अलग मिजाज वाला लड़का है, वो मेरठ में से बिलोंग करता है और उसकी एक लव स्टोरी जो हम बताने वाले हैं। आनंद एल राय के शहर के बारे में बताइए, जहाँ से आपने शुरुआती बुनियादी सबक हासिल किए कल्चर के, सोसाइटी के, ज़बान के, समझ के। मेरा शहर रहा दिल्ली। मैं बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ कि मैं उन पीले घरों की पैदाइश हूँ जो सब एक जैसे दिखते हैं। और शायद वहीं पे ही मेरे रूट्स हैं, वहीं पे ही मेरी दुनिया बसी है। इसलिए मेरी कहानियों में अगर आप देखेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर नहीं है। एक छोटा सा स्टोरी टेलर है जिसको एक कहानी से प्यार हो जाता है और वो दिखा देता है। और मैंने कभी भी कोई बहुत ज़्यादा जिसके कहें कि मैंने कभी ये मान के काम नहीं किया कि मैं कुछ सिनेमा बदलने वाला काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये वही कहानियाँ हैं जो मेरे इर्द गिर्द रहीं, ये वही किरदार हैं जिन्हें मैंने देखा है और मैं इनको जी सकता हूँ, इनको एक कहानी के अंदर जी सकता हूँ और बहुत सच्चाई से जी सकता हूँ। तो वो चाहे तनु वेट्स मनु हो या रांझना हो या अब तनु वेट्स मनु रिटर्न्स हो या अब जब खान साहब के साथ करने जा रहा हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बुनियादी साल होते हैं, वो जो आपका टीनेज, वो जो आप 17, 18, 19 साल की उम्र होती है, उस वक्त जो आपके अंदर बस जाता है, वो उस वक्त जो आप अपने अंदर ले लेते हैं, मैं बस वही निकाल के दे रहा हूँ। और वो शायद इन शहरों में मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। आप सिर्फ देखने में नहीं, बात करने में भी बहुत ही विनम्र लग रहे हैं और इसका मैं फ़ायदा उठाना जा रहा हूँ। तनु वेट्स मनु रिटर्न्स और रांझना, तीनों की बहुत तारीफ हुई, हम भी मुरीद हैं और इसलिए हिम्मत है ये सवाल पूछने की। इन तीनों फिल्मों की एक आलोचना है जिस पर मैं आपका पक्ष जानना चाहूँगा। तनु वेट्स मनु फिल्म देखने वाली कई लड़कियों ने मुझसे ये कहा कि बाकी सब तो ठीक है और हमें इतना बागी किरदार भी पसंद आया, पर आखिरी में उसको टेम क्यों कर दिया गया प्यार के नाम पर? ये किस फिल्म के लिए? तनु वेट्स मनु के लिए वो बागी किरदार। देखिए, मेरे लिए किसी का बागी होना भी एक इमोशन है, ठीक है। और मुझे एक चीज
मैंने मेरी कोशिश ये रही है कहानियों में कि वो जो बागीपना है, वो जो एक नेगेटिव चीज़ है, वो जो हम बड़े पैमाने पे बोल देते हैं एक विलन जो होता है, वो एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो इंसान नहीं होता। मैं आज ऐसा हूँ, मैं कल वैसा नहीं होऊंगा, मैं परसों कुछ और होऊंगा। मैं बुनियादी तौर पे जो रहूंगा वो तो रहूंगा, पर हर सर्कमस्टेंसेस में मैं अलग तरीके से बिहेव करूंगा। तो वो एक कहानी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि एक कैरेक्टर जब आप लेते हैं, उसका एक ग्राफ सेट करते हैं, तो वो आपको एक मोमेंट पे बागी लगता है, दूसरे मोमेंट पे आपको वो एक आपको वो वाली फीलिंग दे सकता है टीम की। पर वो कभी भी आपको डिटैच नहीं होने देगा खुद से, क्योंकि वो उस मांस और उस खून का बना हुआ है। आप उसको महसूस कर पा रहे हैं, जब वो बागी था तब भी, वो जब एक सॉफ्टनेस के साथ आता है तब भी। तो वो एक कैरेक्टर का ग्राफ है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम जीते हैं, और सिचुएशन आपको ये तय कराती है कि वो कब टेम हो जाएगा या वो कब बागी। रांझना के लिए कहा गया कि ये यूपी के लड़कों को बिल्कुल दुरुस्त दिखाती है, यूपी के लड़के ऐसे ही होते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, पर समहाउ ये स्टॉकर सिंड्रोम को भी एनकरेज करती है या सेलिब्रेट करती है, जस्टिफाई करती है कि वो कुंदन पीछे पड़ा हुआ है, लड़की ने साफ बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, उसके बावजूद, और उसको, और फिल्में ये भ्रम पैदा कर रही हैं कि आप लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए और आखिर में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कुछ दिन पहले मैं एक ऐसे ही एक इवेंट में था, और एक जर्नलिस्ट महिला ने मुझे सबसे पहले उन्होंने रांझना की तारीफ़ की, और उन्होंने बोला कि मैंने बहुत इन्जॉय की फ़िल्म, पर जब फिल्म ख़त्म हुई और मैं बाहर गई, और जब मैंने उसके बारे में थोड़ा सोचा, मैंने एक कदम पीछे लेके सोचा, तो मुझे ये लगा कि ये मेरे मन में बोला, तब से ये बात थी। 2013 में ये फिल्म देखी थी, और अब मैं उनसे अभी 2016 में, तो जब आप मिलेंगे तो मैं ये पूछूंगी आपसे कि आपने एक कैरेक्टर, एक स्टॉकिंग को इस तरीके से क्यों दिखाया। तो मैंने सिर्फ उनसे पहले तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी कि उस चीज़ को लेके वो हर्ट हुई हैं, पर दूसरी तरफ मैंने उनको ये एक ही चीज़ बोली कि वो दो घंटे जब आप उस थिएटर के अंदर थी, जो आपने बोला आपने एंजॉय किया, मैं मानता हूँ कि वो मेरा काम है कि मैं एज अ स्टोरी टेलर आपको वो 2 घंटे का वर्थ दूँ। और दूसरे पल मैं एक सिंपल सी कहानी सुना रहा था, आप उसको स्टॉकिंग की तरह देख रहे हैं, और वो भी 2 घंटे बाद एक कदम पीछे लेके। तो मैंने कहा मैं ऐसी कहानियाँ नहीं बना रहा जिसके लिए आपको एक कदम पीछे लेके सोचना पड़े। आई एम हेयर टू एंटरटेन यू। मेरा बिल्कुल जब मैं बना रहा था मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं स्टॉकिंग, तो जब वो मेरे मन में नहीं है तो वो दिखेगा भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। शायद इसी वजह से उन्हें वो 2 घंटे तक नहीं देखा जब वो फिल्म चल रही थी, उसके बाद देखा। सो यकीन मानिए फिल्म बनाते वक्त मेरे लिए वो स्टॉकर बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि काश जो लोग वो फिल्म देख रहे हैं और जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्टॉकिंग है, काश वो बनारस देख पाएँ, काश उस बनारस के लड़के से मिल पाएँ, काश वो एक बार बनारस की उन गलियों में घूम पाएँ और वो एक असली कुंदन जिसको प्यार के बारे में एक अलग ज़बान पता है, उसको महसूस कर पाएँ। हालांकि आपने 2 जवाबों में काफ़ी चीज़ें साफ कर दी, पर चूंकि हम एक सिलसिले में पूछ रहे थे, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में आखिरी में ये लगा कि सही तो ये होता कि चूंकि मनु उस लड़की से प्यार करता है, दत्तो से, और उसे उससे ही शादी करनी चाहिए, पर शायद इंडियन ऑडियंस को ये नहीं पछता। ये चीज़ हमने हम दिल दे चुके सनम में भी देखी थी कि आखिरी में शादी में सब ठीक हो जाता है। क्या वैसा कोई नैतिक दबाव था या कहानी का नेचुरल प्रोग्रेशन वैसा था कि? नहीं, बिल्कुल दबाव नहीं था। मैं इस सवाल से मैं बहुत बेहद खुश होता हूँ एज अ डायरेक्टर। मुझे अच्छा ही लगता है ये सवाल सुन के, जब ये वाले पॉइंट तक कॉन्फ्लिक्ट पहुँचती है कि मेरी ऑडियंस ये चाह रही थी कि काश ये दत्तो के पास चला जाता और ये तनु के पास क्यों गया। मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर ये दत्तो के साथ चला जाता तो ये ऑडियंस उठ के मुझसे पूछती, क्योंकि मुझ में और मेरी ऑडियंस में ज़्यादा अंतर नहीं है सौरभ, हम लोग एक जैसा ही सोचते हैं। बस इतना है कि उनको फैसला नहीं करना पड़ता, मुझे फैसला करना पड़ता है एक वक्त पे आके। मैं बिल्कुल कहानी को वहाँ तक लेके जाना चाहता था जहाँ तक आपको ये लगे, मेरी ऑडियंस को ये लगे, ये 50-50 पे लाके खड़ा कर दूं कि ये तनु के पास भी जा सकता है और दत्तो के पास भी जा सकता है। और मेरे को ये
कहने के लिए मैं बिल्कुल ये बोल देता हूँ कि दत्तो इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है कि उसको मन्नू की ज़रूरत नहीं है, तन्नू को ज़रूरत है, इस वजह से वो रह गए कहने के लिए। पर असलियत ये है कि मुझे इस बात की भी खुशी है जब एक स्पेशली फीमेल ऑडियंस उठ के मुझे बोलती कि यार इन्हें दत्तो के साथ जाना चाहिए था, तो दूसरे पल मुझे सोच के ये बहुत खुशी महसूस होती है कि रिश्तों को उस तरह से आंक रही हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी वो गलत नहीं समझ रही हैं। कामयाबियों पर बहुत बात होती है, होनी भी चाहिए, पर हमारी सीमित समझ ये कहती है कि आपकी असफलताएं आपको ज़्यादा बनाती हैं, ज़्यादा जोड़ती हैं। आपकी फिल्मोग्राफी में 2 फिल्में आती हैं, स्ट्रेंजर्स और थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। वहाँ पे क्या गलत हो गया? कहानी, प्रोडक्शन का दबाव, डिस्ट्रीब्यूटर्स का दबाव, टाइमिंग? नहीं, उसमें बिल्कुल मैं गलती किसी और की नहीं, खुद की ही मानूंगा। ये बात समझ में आते आते आपको थोड़ा वक्त लग जाता है कि एक्चुअली आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, आपको एक कहानी लेके अपनी ऑडियंस तक पहुंचना है। तो शायद मेरी इनिशियल फिल्म मुझे खुद को ये महसूस कराने में बन गई कि देखिए मुझे काम आता है। मुझे इंडस्ट्री को ये प्रूव करना था कि देखिए मैं फिल्म बना सकता हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता। आप एक एक्सपीरियंस आता है, आप एक गलती से कुछ सीखते हैं, और मुझे उससे ये समझ में आया कि ज़रूरी ये नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री को ये बताऊं कि मैं कितना अच्छा क्राफ्टमैन हूं और मुझे फिल्म बनानी आती है, देखिए मैं ये सब कर सकता हूं। ज़रूरत ये है कि क्या मैं ये किरदार लेके अपनी ऑडियंस के दिल तक पहुंच सकता हूं। तो वो इनिशियल फिल्म्स ने मुझे वो सिखाया कि उठो और एक कहानी सुनाने के लिए जो सबसे बड़ा वेपन आपके पास होना चाहिए, यू हैव टू बी फियरलेस। तो वो जो डर निकला मेरा, उसने मेरे अंदर एक छोटा सा फिल्म मेकर पैदा किया। उसके बाद तनु इट्स मनु आई। 2 नौजवानों के साथ आपकी जोड़ी का बहुत जिक्र होता है, एक तो बगल में ही बैठे हैं हिमांशु और एक राजशेखर। क्या इन लोगों के साथ ट्यूनिंग, केमिस्ट्री, जो भी आप कहते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से एक पीढ़ी का तो फर्क है ही, तो किस तरह के डिस्कशन होते हैं स्टोरी बोर्ड के दौरान, किस तरह के शब्द के चुनाव को लेके, किरदार को मोड़ने को लेके? क्योंकि आप सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं बना रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी फिल्म देख रहे हैं, तो 2 जनरेशन हैं जिनके बीच बड़ी कल्चरल फाक भी है, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बदला है। हमारे छुटपन में संडे और महाभारत रामायण था, और 2016 आते आते नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज और परमानेंट रूममेट्स वाला टाइम है। नहीं, अगर मैं ये बोलूं कि चाहे वो हिमांशु हों या राजशेखर हों, हमारे पास ना कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मैं किसी स्कूल से नहीं आता, फिल्म मेकिंग स्कूल से नहीं आता। रांझना तक तो मैं इसी में ही खुश रहने लगा था कि अरे देखो एक टीचर का बेटा फिल्म बना रहा है। तो कि मैं एक प्रोसेस लेके आया हूँ और ये प्रोसेस सिनेमा में ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो जब हम लोग जुड़े भी तो एक वैसा सा गठबंधन, एक वैसी सी सोच मिली जहाँ पे हम लोगों को एक फेवरेट लाइन हम लोगों के बीच में आ गई कि यार जो भी करें मौज आनी चाहिए। तो वो जो उसके पीछे एक सीरियसनेस भी थी मौज के पीछे, पर हाँ, मेरा इनके साथ जुड़ने के बाद मेरा डर कम हुआ। मुझे ये समझ में आया कि यार खाली वक्त में भी हम लोग हंस सकते हैं, वो बेरोजगारी के वक्त भी हम लोग खुश रह सकते हैं, और जल्दी फिल्म बनाना या बार बार फिल्म बनाना ज़रूरी नहीं है, आप अपना वक्त ले सकते हैं। सो हम लोगों ने उस चीज़ को जीना शुरू किया। एक्चुअली मुझे अब ये महसूस होने लगा कि जितना वक्त हम ले लेते हैं कहानी को बनाने के लिए, हम लोग एक्चुअली कहानी जी लेते हैं हंसते खेलते। सो इट्स अबाउट द प्रोसेस। हम लोग फिल्म तक पहुंचने से पहले बहुत सारी फिल्म हमारे अंदर समेट लेते हैं। ये थे मेरे साथ आनंद एल राय, जो बता रहे थे अपनी फिल्मों के बारे में। तमाम कुंदनों के लिए खुश होने की वजह यह है कि अगली बार कुंदन मेरठ का होगा, कहानी में मौज आएगी, ऐसा वादा है, पिछले वादों की तरह जो कि खरे उतरे। एक और ललन टॉप शख्सियत के साथ आप लोगों के बीच फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।